हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड दिस इज़ योर पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। और बैंकिंग एंड फाइनेंस की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम में आपको सारे ही जो हमारी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं उनके जो है पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। First question here is, which international organization granted 975.26 crore for developing infrastructure in a 9 industrial areas of Tripura? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस अमाउंट को ग्रांट किया है? 9,975.26 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे देने की बात की गई है त्रिपुरा को, इसके 9 इंडस्ट्रियल एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। इट इज योर एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिनके द्वारा ये अमाउंट दिया गया है फॉर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन दीज इंडस्ट्रियल एरियाज। ठीक है, ये आपके इंडस्ट्रियल एरियाज हैं त्रिपुरा के, जिनको डेवलप करने की बात की जा रही है। नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। इसके कारण प्रेसिडेंट है मसातो कांदा। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मनीला, फिलीपींस में, और 1966 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द 5th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस, जिसका नाम है कनेक्टिविटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन डिजिटल इकोनॉमी, एज पर दिस डेटाबेस विच कंट्री लीड्स इन फाइनेंशियल अकाउंट ओनरशिप? ठीक है, तो रिसेंटली एक आपका डेटाबेस जो है वो रिलीज किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। 5th एडिशन इसका है, और इस आपके डेटाबेस के अकॉर्डिंग, इस वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें फाइनेंशियल अकाउंट, जैसे बैंक अकाउंट आपका हो गया, ठीक है, ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इट इज इंडिया। इंडिया ने यहाँ पे लीड किया है विद योर 89%। ठीक है, 89% लोगों के पास यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है, एंड 16 आपके ऐसे इनमें से लोग हैं जिनका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव है। ये इंडिया की बात की जा रही है। ठीक है, ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली 79% ऐसे लोग हैं जो जिनका फाइनेंशियल अकाउंट है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। आपके 189 यहाँ पे मेंबर नेशंस हैं, और इसे 1944 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे कुछ और हम ग्लोबल डेटा की बात करें तो इस डेटाबेस के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल अकाउंट ओनरशिप रेट है ये आपका 79% है, जो भी हमने डिस्कस किया, और ये आपका है एज ऑफ 2024। ठीक है, यहाँ पे 1.3 बिलियन अडल्ट वर्ल्ड वाइड ऐसे हैं, दे आर रिमेंड अनबैंक्ड, जिनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज, फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है। ठीक है, उनका एक्सेस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है? आउट ऑफ द अनबैंक पॉपुलेशन ओवर 700 मिलियन आपकी विमेन्स इसमें हैं। ठीक है, जिनका अकाउंट नहीं है और वो फाइनेंशियल मतलब जो भी ये ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं इनसे दूर रहती हैं, फाइनेंशियल चीजें जो होती हैं उनसे दूर रहती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डेटा फॉर जून 2025, व्हाट वाज इंडियाज ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट इंक्लूडिंग मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज? तो इनमें से आपका कौन सा जो वैल्यू है, ठीक है, ये बेसिकली ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, तो इट इज 3.51 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, और ये डेटा किसने रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इसको रिलीज किया गया है। अब यहाँ पे डेटा जो है Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भी रिलीज किया गया था, और जून मंथ का भी डेटा यहाँ पे रिलीज किया गया था। तो पहले Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करते हैं। ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे बताया गया है कि डिक्लाइन हुआ है 9.4% से, एंड इट रीच टू द 20.3 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट यहाँ पे आपका वो देखा गया है 210.31 बिलियन, एंड इंपोर्ट देखा गया है 230.62 बिलियन यूएस डॉलर का। देन मर्चेंडाइज ट्रेड जो है, इसमें एक्सपोर्ट आपका है 112.17 बिलियन यूएस डॉलर का, और इंपोर्ट है 179.44 बिलियन का। तो इसे आप जो है वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, या फिर मैं जो है पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, तो आप इस डेटा को आराम से देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम सेक्टर वाइज बात करें एक्सपोर्ट ग्रोथ की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। ठीक है, 47.1% का यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिला है, एंड इट रीच टू दी 12.4 बिलियन यूएस डॉलर, फॉलोड बाय मरीन प्रोडक्ट्स, टोबैको एंड टी। ठीक है,
इंपोर्ट आइटम्स की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट ग्रोथ थी आपके सल्फर एंड अनरोस्टेड आयरन पायरेट्स की, फॉलोड बाय सिल्वर, केमिकल मटेरियल और प्रोडक्ट्स एंड रॉ एंड वेस्ट कॉटन। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की, तो आपका इन द Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है हमारा रहा था पहले नंबर पे यूएसए, देन फॉलोड बाय चाइना, केन्या, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। वहीं पे इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट सोर्स हमारा था चाइना सबसे पहले नंबर पे, फॉलोड बाय यूएई, आयरलैंड, देन यूएसए एंड हांगकांग। नाउ अब बात करेंगे जून मंथ की, तो ओवरऑल ट्रेड जो है इसमें एक्सपोर्ट की बात करें तो 67.98 बिलियन का ये रहा था, इंपोर्ट आपका रहा था 71.50 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, ऐसे ही जो मर्चेंडाइज ट्रेड है ये हमारा 35.14 बिलियन यूएस डॉलर पहुंचा था एंड 53.92 बिलियन यूएस डॉलर आपका इंपोर्ट था। सर्विस की बात करें तो एक्सपोर्ट यहाँ पे 32.84 बिलियन यूएस डॉलर का था एंड इंपोर्ट था 17.58 बिलियन यूएस डॉलर का। वहीं पे की एक्सपोर्ट ड्राइवर्स की बात करें तो अगेन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट किए गए हैं, फॉलोड बाय ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, मीट डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक है, देन यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो पहले नंबर पे था आपका यूएसए, फॉलोड बाय चाइना, केन्या, फ्रांस एंड ब्राजील। इंपोर्ट सोर्स आपका था आयरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड एंड चाइना। ये जून की आपकी डेटा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज who has been appointed as a new chairman of IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India, by Appointment Committee of Cabinet for 3 years. तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी है जिनको नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है IRDAI का? तो इनका नाम आपका है अजय सेठ। क्या नाम है? अजय सेठ। और इनसे पहले इस पोजीशन पर कौन थे? देवाशीष पांडा थे। नाउ अजय सेठ की बात करें तो इन्होंने एज अ सेक्रेटरी सर्व किया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं IRDAI की। तो इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद तेलंगाना में है और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं अजय सेठ जी की। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च recently in July lowered India's GDP forecast to -% for financial year 2026 from 6.6% projected earlier। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो है इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की जो जीडीपी है वो 30 बेसिस पॉइंट से कम की है। पहले 6.6% ये आपकी बताई गई थी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, अब ये डिक्रीज करके 6.3% कर दी गई है। ठीक है, 30 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे जो है आपका इसे लोअर करा गया है, रिड्यूस किया गया है। ओके और यहाँ पे इन्होंने रिटेल इन्फ्लेशन फोरकास्ट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2026 की बताई है 3% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इट्स जुलाई 2025 रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक लोवर्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 टू -% तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे पहले 6.7% की जो है प्रेडिक्शन दी थी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जीडीपी फॉरकास्ट इंडिया की। नाउ ये इन्होंने कम कर दी है एंड ये अब 6.5% इन्होंने बताई है। ठीक है, पहले कितनी थी? 6.7%, नाउ ये आपकी 6.5% बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ MOU विद अ नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू स्ट्रेंथन इंटरनल ऑडिट एंड गवर्नेंस इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने MOU साइन किया है आपके नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए इंटरनल ऑडिट एंड गवर्नेंस को आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में? तो आंसर हियर इज इट इज योर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स इंडिया, दैट इज IIA इंडिया द्वारा ये MOU साइन किया गया था आपका NUCFDC के साथ। नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो प्रभात चतुर्वेदी जो CEO है आपके NUCFDC के एंड KV मुकुंदन जो है जो CEO है आपके IIA के। ठीक है, इनके बीच में ये अग्रीमेंट जो है साइन हुआ था, ये MOU साइन हुआ था। ठीक है, अंडर दिस MOU जो IIA इंडिया है ये आपका जो है प्रोवाइड करेगा सपोर्ट इंप्रूव करने के लिए गवर्नेंस फ्रेमवर्क को आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पेपाल इज प्लानिंग टू लॉन्च अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म कॉल्ड डैश इन पार्टनरशिप विद इंडियाज NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ब्राजील्स मर्काडो
पैगो एंड चाइनाज 10 पे ग्लोबल। तो रिसेंटली पेपाल ने अनाउंसमेंट किया है कि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा पेपाल वर्ल्ड। ठीक है, क्या नाम रहेगा इसका? पेपाल वर्ल्ड। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके इंडिया से जैसे कोई पर्सन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स यहाँ हैं, ठीक है, इंडिया में, एंड आप जो है घूमने के लिए गए हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूएसए में घूमने गए हो, ठीक है, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है अचानक से, और आप जैसे इंडिया में ऐसा होता है ना, जैसे आप कहीं शॉपिंग पे गए हो और पैसे कम पड़ जाते हैं तो आप अपने दोस्तों को बोलते हो यार मैं क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, स्कैन करके पैसे भेज दे। ठीक है, या तो अपने अकाउंट में मंगा लेते हो, या तो आप डायरेक्टली पेमेंट का जो क्यूआर पेमेंट आई मीन जो आपका सेलर होता है उसका क्यूआर कोड देके आप पेमेंट करवा लेते हो। तो ऐसा ही अब यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर लेवल पे हो पाएगा, मतलब इंडिया में बैठा बैठा इंसान आपका यूएसए में पेमेंट कर सकता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है पेपाल, एंड 2025 के लास्ट तक में भी ये लॉन्च कर दे, मतलब इसी साल ये लॉन्च करने वाला है। ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म में इंडिया का जो यूपीआई है ये रहेगा। ठीक है, चाइना का आपका जो है चाइना से यहाँ पे 10 पे ग्लोबल जो है वो यहाँ पे शामिल हो रहा है। ब्राजील का मर्केडो पैगो जो है वो यहाँ पे शामिल हो रहा है। तो मतलब इन कंट्रीज के जो आपके पेमेंट प्लेटफॉर्म है उनके साथ ये टाई अप किया जा रहा है। ठीक है, साथ में ही पेपाल की जो सब्सिडी है वेनमो, इनके साथ भी पार्टनरशिप यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय NABARD ऑन इट्स 44th फाउंडेशन डे टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड इंटरनल ग्रीवियंस रीएड्रेसल सिस्टम फॉर अ रूरल कॉर्पोरेटिव बैंक्स। तो इनमें से कौन सा इनिशिएटिव है जो NABARD ने लॉन्च किया था इनके 44th फाउंडेशन डे पे? ठीक है, जो एक आपका ग्रीवियंस रीएड्रेसल सिस्टम है, तो इसका नाम आपका है निवारण। ठीक है, क्या नाम है इस इनिशिएटिव का? निवारण, जिसे NABARD ने रिसेंटली लॉन्च किया है। इसके अलावा इनके फाउंडेशन डे पे इन्होंने सब ऑफिस भी इनका लॉन्च किया था NABARD का ले यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, लेह लद्दाख में, एंड इन्होंने NABARD का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च किया था। इसके साथ यहाँ पे इन्होंने रूरल टेक को लैब करके एक इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, विच इज अ ओपन डिजिटल इनोवेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स एंड टेक डेवलपर्स जो हैं ये को क्रिएट करेंगे एंड स्केल करेंगे रूरल सेंट्रिक टेक्नोलॉजीज को, और इनका फोकस रहेगा एग्रीकल्चर की फील्ड में, रूरल डेवलपमेंट में एंड रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक है, नाउ NABARD की बात करें, NABARD के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है KV शाह जी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1982 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ B शिवारमन कमेटी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन कमेटी के ऊपर भी बन जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल हेडेड द IRDAI constituted panel that recently recommended a ban on mergers between insurance and non-insurance companies। तो आपकी इन मंथ ऑफ फरवरी एक कमेटी बनाई गई थी, 7 मेंबर कमेटी थी। ठीक है, 7 मेंबर कमेटी ये थी जो IRDAI द्वारा फॉर्म की गई थी, और इसके हेड आपके थे दिनेश कुमार खरा। ठीक है, अभी इसी कमेटी ने यहाँ पे एक रिकमेंडेशन दी है कि इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस कंपनीज का जो मर्जर होता है वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये आपका मॉरल हैजार्ड कर सकता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है दोनों ही कंपनीज के बीच में कि नहीं ऐसा करो, दूसरा बोलता है ऐसा करो, तो ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। इस वजह से हमें मर्जर नहीं करना चाहिए इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस कंपनीज का, ऐसा यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इन जुलाई 2025 विच ताइवानीज कंपनी कॉमर्शियल बैंक proposed to establish a IFSC banking unit at गिफ्ट सिटी गुजरात। तो इनमें से कौन सा ताइवानीज कॉमर्शियल बैंक है जिसने रिसेंटली यहाँ पे क्या बोला है? प्रपोज किया है टू स्टैब्लिश अ IFSC बैंकिंग यूनिट एट द गिफ्ट सिटी गुजरात। तो आंसर आपका हो जाएगा ये आपका ताइवान का सेकेंड कॉमर्शियल बैंक है, CTBC बैंक, जिसने इस यूनिट को स्टैब्लिश करने की बात कही है। इससे पहले ऑलरेडी आपका जो ताइपी फ्यूबॉन कॉमर्शियल बैंक है इसने अपना यूनिट स्टैब्लिश पहले ही कर लिया है। ठीक है, नाउ अब एक और चीज, IBU क्या है? आपका IFSC बैंकिंग यूनिट हम पढ़ रहे हैं कि ये स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। तो ये बेसिकली एक ब्रांच होती है डोमेस्टिक या फॉरेन बैंक की, ठीक है, जो आपकी गिफ्ट सिटी में स्टैब्लिश की जाती है, और ये आपकी जो है डील करती है फॉरेन करेंसीज में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि पहला कौन सा बैंक था इंडिया का जिसने IBU जो है IBU यूनिट सेटअप की थी या स्टैब्लिश की थी
आपकी इन द ईयर 2015। तो सबसे पहला बैंक आपका बना था यस बैंक, जिसने अपना IBU यूनिट स्टैब्लिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in July 2025 how many total Indian banks become the part of a UPI pay now payment linkage between India and Singapore after the inclusion of a 30 new banks by NPCI International Payment Limited। तो रिसेंटली आपका NIPL जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि 13 नए बैंक्स जो हैं वो आपके ऐड किए गए हैं। ठीक है, वो पार्ट बने हैं आपका UPI पे नाउ पेमेंट लिंकेज का। UPI तो हमें पता है, UPI इंडिया का आपका क्या है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ऐसा ही पे नाउ जो है सिंगापुर का है और इन दोनों का लिंकेज यहाँ पे किया गया है ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से इंडिया वो की जा सके। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे दोनों ही मतलब UPI और पे नाउ ने अपना लिंक किया है। ठीक है, अब पहले यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे कुछ ही बैंक ऐसे थे जो इसमें लिंक किए गए थे, अब 13 और नए बैंक लिंक किए गए हैं। इसी के साथ टोटल जो नंबर हो गया आपका वो है 19। ठीक है, 19 बैंक अब यहाँ पे लिंक किए जा चुके हैं। ठीक है, UPI पे नाउ जो है ये लॉन्च किया गया था आपका, ये बेसिकली जॉइंट इनिशिएटिव है RBI का और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर का। मतलब जैसे इंडिया का RBI बैंक है, ऐसे ही वहाँ पे आपका रेगुलेटरी बॉडी है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, जिन दोनों के जॉइंट इनिशिएटिव जो है, जॉइंट इनिशिएटिव से UPI पे नाउ सर्विस आपकी लॉन्च की गई थी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कौन से 13 बैंक नए यहाँ पे इंटीग्रेट किए गए हैं। इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, HDFC, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, करूर व्यास बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक एंड यूको बैंक। ठीक है, ये 13 बैंकों को यहाँ पे ऐड किया गया है। और प्रीवियसली लिंक बैंक कौन से हैं, एक्सिस बैंक, DBS बैंक, ठीक है, DBS बैंक इंडिया, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फाइन, टोटल 19 आपके बैंक हो गए हैं जो लिंक्ड हुए हैं। अब NIPL की बात करें, इसके MD एंड CEO हैं रितेश शुक्ला, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और 2020 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 the RBI issued new guidelines regarding the voluntary pledge of gold and silver as a collateral for loans under the agriculture and MSME sector. Which of the following statement is incorrect? तो रिसेंटली RBI ने क्या बोला है, RBI ने ये बोला है कि जो कोलेटरल फ्री लोन होता है आपका एग्रीकल्चर के लिए और MSMEs के लिए, तो वहाँ पे वॉलंटरीली गोल्ड एंड सिल्वर को एज अ हम कोलेटरल वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे गाइडलाइंस आपकी आई थी। तो उसी से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं और यहाँ पे जो लोन टू वैल्यू है इसके बारे में भी पूरी डिटेल दी गई थी कि ये कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक एक करके पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कि बैंक कैन सैंक्शन लोन्स अंडर दी कोलेटरल फ्री लिमिट इवन इफ द बोरोवर वॉलंटरी प्लेज गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द रिवाइज गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस tiered loan to value caps for loans secured against gold and silver. Next is, for loans up to 2.5 lakhs secured by the gold or silver, the LTV is capped at 85%. Next है, for loans between 2.5 lakh and rupees 5 lakh, the maximum permissible LTV ये आपका 90% होगा। देन जो ये डायरेक्शंस हैं ये किन किन पे अप्लाई होंगे, SCB में, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में, RRBs में, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक्स में। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इट इज ऑप्शन नंबर डी। दैट इज कि जो लोन है आपका बिटवीन रेंज क्या है 2.5 लाख से रुपीज 5 लाख तक की, इसमें जो LTV आपका होगा, जो लोन टू वैल्यू जो होगा वो आपका 90% नहीं है, वो आपका 80% है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे LTV होता क्या है, बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो मेरा गोल्ड है वो मेरा 1 लाख का है। ठीक है, चलो इतनी बड़ी टर्म नहीं लेते हैं, छोटी सी टर्म लेते हैं। मेरा गोल्ड जो है वो 100 रुपये का है। ठीक है, मैंने इसे बैंक में रखा एज अ कोलेट्रल और इसके बदले में मुझे जो है आपका 85% जो है पैसा एज अ लोन ये दे रहे हैं। ठीक है, ये होता है आपका LTV, लोन टू वैल्यू। ठीक है, अब वहीं पे पूरी एक लिस्ट जारी की गई है कि अगर आपका जो अमाउंट है, ठीक है, अप टू 2.5 लाख का है, इन दैट केस 85% आपका LTV रेशियो रहेगा। दूसरा है 2.5 से
5 लाख का है तो 80% रहेगा वहीं पे। अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा होता है, मतलब जैसे ही आपका अमाउंट बढ़ता जा रहा है परसेंटेज जो है डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो 5 लाख से अगर ज़्यादा का लोन है, इन दैट केस LTV वैल्यू जो है वो आपकी 75% रहेगी, ठीक है। नाउ कोलेटरल फ्री लोन लिमिट की बात भी कर लेते हैं। जो MSMEs हैं एंड जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आपका लोन जो लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कोलेटरल फ्री लोन कितना अलाउड है, 10 लाख का अलाउड है। अगर हम एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए लेते हैं, इन दैट केस आपका 2 लाख का यहाँ पे जो है लिमिट है कोलेटरल फ्री लोन्स के लिए, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पे इन मंथ ऑफ दिसंबर 2024 में जो लिमिट है वो आपकी बढ़ाई गई थी, 1.6 पहले थी, अभी इसको इंक्रीज करके आपका 2 लाख किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्टनर्ड विद जापान बेस्ड Sumitomo Mitsui Financial Group to form a joint venture for providing wealth management services in Japan। तो इनमें से कौन सी इंडिया की आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप किया है ताकि ये वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके जापान में? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज SBI होल्डिंग्स, ठीक है। इनके द्वारा यहाँ पे पार्टनरशिप की गई थी। नाउ द SMFG SBI होल्डिंग पार्टनरशिप एम्स टू मैनेज, ये कितना मैनेज करेंगे यहाँ पे फंड, 10 ट्रिलियन जापानीज येन का, अप्रॉक्सीमेटली 69 बिलियन US डॉलर का, इन असेट विद इन अ 5 years, ठीक है। एंड दिस जॉइंट वेंचर विल बी फंडेड बाय द SMFG सब्सिडीज जैसे SMBC हो गया, SMBC निको सिक्योरिटीज, एंड SBI होल्डिंग सब्सिडीज जैसे SBI होल्डिंग्स एंड SBI सिक्योरिटीज। Next is which fintech company recently received in principle approval from the Reserve Bank of India to operate as a payment aggregator for cross-border export and import activities। तो इनमें से कौन सी आपकी फिनटेक फर्म है जिसको अप्रूवल दिया है RBI ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ठीक है, ताकि ये ऑपरेट कर सके एज अ पेमेंट एग्रीगेटर फॉर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज? तो आंसर हेयर इज इट इज एक्जिम पे, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज योर एक्जिम पे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा अदर कंपनीज जिनके पास इस टाइप के आपके लाइसेंस हैं, ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के लिए, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज के लिए लाइसेंस हैं, तो इट इज एडियन इंडिया, अमेजॉन पे इंडिया, कैश फ्री पेमेंट्स, बिलडेस्क, पेटेन एंड वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया। तो इनके पास ये आपका लाइसेंस है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the revised guidelines effective from 1st April 2025, the RBI has reduced the overall mandated priority sector lending requirement for small finance bank to -% of their adjusted net bank credit or credit equivalent of off balance sheet exposure whichever is higher। तो recently RBI ने क्या बोला है, इनकी बेसिकली गाइडलाइंस को इन्होंने रिवाइज किया है, किसके लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए। पहले जो लेंडिंग परसेंटेज होता था वो 75% होता था, अभी इसे रिड्यूस करके आपका 60% कर दिया गया है। दैट मीन्स कि जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनको जो 8 कैटेगरीज होती हैं प्रायोरिटी सेक्टर की, जैसे एग्रीकल्चर, MSME, मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स जो हैं, इन सब में खर्च करना होगा। जो बेसिकली जैसे 100 रुपये ये लोन देते हैं तो 100 में से 60 रुपये इनको इन 8 कैटेगरीज में जो है लेंड करना होगा। ऐसा यहाँ पे RBI ने बोला था, जो इनके रिवाइज्ड गाइडलाइंस इन्होंने रिलीज की थी, ठीक है। मतलब जहाँ पे जैसे आपके जो बैंक्स होते हैं मोस्टली दे प्रेफर कि कोई बड़ी पार्टी को लोन दे दें और वहाँ से इंटरेस्ट हमारा आता रहेगा और अच्छा खासा हम जो है हाई इंटरेस्ट उनसे वसूलेंगे। बट यहाँ पे RBI ने बोला है कि आपको 60% जो आप लोन दे रहे हो उसका 60% आपको इन कैटेगरीज को देना होगा, एग्रीकल्चर फील्ड में देना होगा, MSMEs को देना होगा, ठीक है, ताकि जो ज़्यादा हाई फाई लोग नहीं हैं उनको भी लोन मिल सके, ठीक है। नाउ प्रीवियस परसेंटेज पूछी जा सकती है, तो 75% था, अभी 60% कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनको 40% जो है आपका लोन प्रोवाइड करना होगा स्पेसिफिक फॉर PSL सब सेक्टर्स एंड 20% आपका PSL जो सब सेक्टर्स होंगे, मतलब किसी भी PSL सब सेक्टर्स में ये जो है 20% अपना इनमें से फर्दर लोन दे सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा इन मंथ ऑफ मार्च जो आरबीआई है, आरबीआई ने जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनके लिए भी सेम गाइडलाइंस की थी कि 60% इनके लिए पीएसएल में लेंड करने का मैंडेटरी ऑर्डर यहाँ पे दे दिया था, जो पहले 75% आपका था। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी 60% है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी आपका 60% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस दैट इज एनएसओ फॉर जून 2025, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है, 75 मंथ लो ये रिकॉर्ड किया गया है ऑफ -%। तो कितना परसेंट आपका ये रहा है? इट इज 2.10%, ये आपका रिकॉर्ड किया गया है एज ऑफ जून 2025। ठीक है, नाउ अब इस रिपोर्ट में जो डेटा रिलीज किया गया था, बेसिकली इस रिपोर्ट में होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये भी आपका कम बताया गया है, माइनस आपका 0.13% ये देखा गया है इन जून 2025। वहीं पे इसमें ये भी इंक्लूड किया गया था जो टॉप 5 स्टेट है जहां पे आपका हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट देखा गया है इन दी मंथ ऑफ जून। दे आर केरला विद 6.71%, पंजाब में 4.67% था। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका 4.38% एंड उत्तराखंड में 3.40% था और हरियाणा में ये 3.10% रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर होल्डिंग इन एसएमसी पावर जनरेशन लिमिटेड बाय विच कंपनी। तो इस कंपनी में 100% के शेयर होल्डिंग जो है एक्वायर करने के लिए अप्रूव किया है सीसीआई ने रोहतास सन्स प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ इसके अलावा सीसीआई ने एक्विजिशन किया है 90% स्टेक का इन द टारगेट बिजनेस ऑफ सीमेंस गेम्सा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड एंड सीमेंस गेम्सा रिन्यूएबल एनर्जी लंका प्राइवेट लिमिटेड को बाय द ग्रुप ऑफ एंटिटीज, जिसमें आपका पियोनी प्रॉपर्टीज, टीजीपी, आरिजन, देन आपका मावको इन्वेस्टमेंट एंड टिकरी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज बीन एडजर्ड एज अ वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025 बाय द ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो इनमें से कौन सा आपका इंडिया का बैंक है जिसको ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा सेलेक्ट किया गया है एज अ वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025? तो आंसर हियर इज इट इज एसबीआई, इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025 का अवार्ड मिलना है। ठीक है, ये जो आपका इवेंट होगा ये आपका IMF वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग आपकी होगी वॉशिंगटन डीसी यूएसए पे। ठीक है, और कब ये आपका होगा? 18 अक्टूबर 2025 को, जहाँ पे एसबीआई के जो चेयरमैन है CS शेट्टी जी, इनको ये अवार्ड आपका प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अदर विनर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक आपका है फ्रांस का सोसाइटी जनरल। ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक है BBVA फ्रॉम स्पेन। वर्ल्ड्स बेस्ट इमर्जिंग मार्केट बैंक JP Morgan फ्रॉम USA। वर्ल्ड्स बेस्ट फ्रंटियर मार्केट बैंक it is society journal from France again. Then world's best sub custodian bank CIBC Mellon from Canada. Next question है, who emerged as the highest paid banker in India in the financial year 2025 with a total salary of 12.08 crore according to the bank's annual report. तो बैंक ने एक अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली थी जिसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट पेड बैंकर इंडिया के आपके हैं, इनका नाम है शशिधर जगदीशन, जो करंटली सर्व कर रहे हैं HDFC बैंक के MD एंड CEO। ठीक है, नाउ HDFC बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, 1994 में स्टैब्लिश किया गया था और टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फाइन, इसी के साथ जो आपके शशिधर जगदीशन है ये सेकेंड हाईएस्ट पेड चीफ बने हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 में। इनसे पहले अशोक वासवानी जो MD एंड CEO हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, वो आपके फर्स्ट हाईएस्ट पेड बैंक चीफ बने हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर हाईएस्ट पेड बैंकर्स आपके कौन कौन से हैं? अशोक वासवानी अभी हमने पढ़े, इसके बाद आपके अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के MD एंड CEO, V वैद्यनाथन IDFC बैंक के आपके IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO, संदीप बख्शी ICICI बैंक के आपके MD एंड CEO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज पार्टनर्ड विद अलायंस यूरोप BV टू फॉर्म a 50/50 डोमेस्टिक री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी आपकी इंडियन कंपनी है जिसने पार्टनरशिप किया था अलायंस
यूरोप बीवी के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर के लिए, डोमेस्टिक री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर के लिए इंडिया में। तो इट इज योर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, जो आपका जियो का सब्सिडरी है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो सब्सिडरी है बेसिकली, उन्होंने यहाँ पे अलायंस यूरोप के साथ आपका पार्टनरशिप किया है। नाउ नेक्स्ट इज which company received SEBI approval to launch its small and medium real estate investment trust, that is SMREIT। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको अप्रूवल मिला है? इट इज योर औरम प्रॉपटेक लिमिटेड, जिसको सेबी का अप्रूवल मिला है ताकि ये लॉन्च कर सके इनका स्मॉल एंड मीडियम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसका नाम इन्होंने रखा है SMREIT इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नेक्स्ट इज which company recently received final approval from SEBI to launch mutual fund business। तो सेबी ने इनमें से कौन सी कंपनी को अप्रूवल दिया है म्यूचुअल फंड बिजनेस लॉन्च करने के लिए? तो इट इज द वेल्थ कंपनी, ठीक है, द वेल्थ कंपनी असेट मैनेजमेंट होल्डिंग को ये अप्रूवल सेबी द्वारा दिया गया है, ठीक है। और अब ये इनका बेसिकली जो आपका म्यूचुअल फंड बिजनेस है ये द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which company has received RBI approval to acquire 9.99% stake in IDFC First Bank for rupees 7,500 करोड़। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको RBI का अप्रूवल मिला है कि ये 9.99% का स्टेक IDFC फर्स्ट बैंक में एक्वायर कर सकते हैं? तो इट इज करंट सी इन्वेस्टमेंट्स BV, क्यूरेंट सी इन्वेस्टमेंट BV को अप्रूवल मिला है RBI से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रिसेंटली अप्रूव द मर्जर ऑफ अदानी सीमेंटेशन लिमिटेड इनटू डैश। तो अदानी सीमेंटेशन लिमिटेड को मतलब बेसिकली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने रिसेंटली अप्रूव किया है मर्जर अदानी सीमेंटेशन लिमिटेड का इनटू योर अंबुजा सीमेंट, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुली AI ड्रिवन फिनटेक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है AI ड्रिवन फिनटेक प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है नेक्स्ट बैंकिंग, NXTBANKING। नेक्स्ट बैंकिंग नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो सपोर्ट करेगा बैंक्स को, NBFC को, पेमेंट एग्रीगेटर्स को, ठीक है, इनको सपोर्ट करेगा, इन्हें इंस्टेंट एंड टू एंड बैंकिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च बाय दी लारावेयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next is which bank was fined rupees 2 lakh by RBI for non-compliance with the Urban Cooperative Bank Advance Management। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसको रिसेंटली RBI ने पेनल्टी इम्पोज की है 2 लाख की? तो इट इज मांडवी नगर सहकारी बैंक, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ साथ 3 और बैंक हैं जिन पे पेनल्टी लगी है। 3 लाख की पेनल्टी RBI ने लगाई है सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पे, लक्ष्मी विष्णु सहकारी बैंक लिमिटेड पे आपका 20,000 की पेनल्टी लगाई गई है। देन थाने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है इस पे 2.10 लाख की पेनल्टी लगाई गई है फॉर KYC कंप्लायंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड scheduled बैंक स्टेटस बाय द RBI। तो RBI ने इनमें से कौन सी पेमेंट बैंक है जिसको scheduled बैंक का स्टेटस अभी जो है रिसेंटली दिया है? तो आंसर हियर इज इट इज योर NSDL पेमेंट बैंक, ठीक है। NSDL पेमेंट बैंक को scheduled बैंक का स्टेटस दिया गया है। और इन मंथ ऑफ जून एक बैंक आपका था विश्वेश्वर सहकारी बैंक, जिसको scheduled बैंक का स्टेटस दिया गया था, ठीक है। कौन सा बैंक था आपका? विश्वेश्वर सहकारी बैंक, ठीक है। नाउ NSDL बैंक पेमेंट बैंक जो है ये आपका जो है 5वां पेमेंट बैंक बना है जिसको scheduled बैंक का स्टेटस दिया गया है। इससे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक एंड जियो पेमेंट बैंक को ये स्टेटस दिया जा चुका है, ठीक है। NSDL की बात करें, NSDL पेमेंट बैंक की, तो इसके आपके चेयरमैन है धनंजय तांबे। हेडक्वार्टर्स का इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। MD एंड CEO है अभिजीत कमलापुरकर और इसे 2018 में स्टैब्लिश किया गया था।
नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्केड्यूल बैंक की। स्केड्यूल बैंक बेसिकली स्टेटस जो है वो आपका दो टाइप का होता है, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक का और स्केड्यूल कॉर्पोरेटिव बैंक का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है मिनिमम पेड अप कैपिटल के लिए कि आपका जो स्केड्यूल बैंक है इसके स्टेटस के लिए कितना मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो मेंटेन वो बेसिकली आपके पास होना चाहिए। या जैसे हमने बात की अभी NSDL की, NSDL पेमेंट बैंक की, कि उसको स्टेटस मिला है तो उसे मिनिमम पेड अप कैपिटल रखनी होगी आपकी 5 लाख की, ठीक है, एज पर दी RBI। इसके अलावा जो स्केड्यूल बैंक आपके हैं वो बैंक रेट पे डेब्ट या लोन्स जो हैं वो एक्सेस मतलब उनको एक्सेस मिल जाता है इसका। साथ में ही इनके फर्स्ट क्लास एक्सचेंज बिल्स जो है इनके लिए रीडिस्काउंटिंग कर सकते हैं फ्रॉम दी RBI, ठीक है, इनको मिल सकती है फ्रॉम दी RBI। इसके अलावा इन्हें आपका मेंटेन करना होता है कैश रिजर्व रेशियो विद दी RBI। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी SBI रिसर्च रिपोर्ट ऑन दी octennial anniversary of GST, which 5 states account for nearly 50% of the total active GST taxpayers in India? तो सबसे ज़्यादा आपके GST टैक्सपेयर एक्टिव कौन कौन से स्टेट्स में है? तो टॉप 5 में आता है आपका उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपके एक्टिव GST पेयर की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये है 13.2, महाराष्ट्र में है 12.1, गुजरात में है 8.4, तमिलनाडु में 7.7 एंड कर्नाटका में 6.9। एंड ये पांचों स्टेट आपके कंट्रीब्यूट करते हैं 41% ऑफ GST रेवेन्यू, ग्रॉस GST रेवेन्यू। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे कुछ अदर पॉइंट्स की, जैसे टोटल एक्टिव GST रजिस्ट्रेशन देखे गए हैं आपके 31 मई 2025 तक ओवर 1.52 करोड़। स्टेट्स जहाँ पे लो GST टैक्स पेयर कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला है, इसमें आपका उत्तराखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है। वहीं पे कुछ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर स्टेट्स हैं जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ये भी आपके मतलब इनका भी अंडर परफॉर्मिंग जो है क्राइटेरिया आपका रहा था GST पार्टिसिपेशन में। नेक्स्ट है, अब बात करें अगर हम आपके GST कलेक्शन की, तो 5 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में GST कलेक्शन डबल हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये 11.4 लाख हुआ करता था, ठीक है, 11.4 लाख करोड़ हुआ करता था। अब ये आपका पहुंच गया है अप्रॉक्स 22.1 लाख करोड़ इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025। Now next आपका क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एमलगेशन प्रोसेस ऑफ अ रीजनल रूरल बैंक्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ जुलाई 2025। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका है, ड्यूरिंग द फेज 1 जो 2005 से 2010 के बीच में था, जो RRBs आपके थे, नंबर ऑफ RRBs ये 196 थे और इसे रिड्यूस करके 82 कर दिया गया था, ठीक है, इनको मर्ज कर दिया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका फेज आया था 2012 से 2014 के बीच में, एंड फेज थर्ड आपका इनिशिएट किया गया था 2019 में, ठीक है। तो इस दौरान आपके 82 जो RRBs थे उनको मर्ज करके फिर 43 RRBs जो है आपके रह गए थे। एंड जो फोर्थ फेज था आपका, जो फर्स्ट में 2025 से स्टार्ट हुआ था, इस फेज में आपके 43 से 28 RRBs अब कर दिए गए हैं, जिसमें 26 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज आपकी मतलब इनके आपके RRBs हैं। बेसिकली इट कम्स अंडर दी 1 स्टेट 1 RRB। सो कौन सा स्टेटमेंट नेक्स्ट आपका पॉइंट है, बोथ A and B आर करेक्ट एंड लास्ट सेज ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। तो ये सारे तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट, ठीक है। नाउ इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे RRBs आपके हैं उन्हें स्टैब्लिश किया गया था 1975 में अंडर दी ऑर्डिनेंस डेटेड 26 सितंबर 1975 अंडर दी RRB एक्ट 1976। और अगर यहाँ पे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो RRBs में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे शेयर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्पॉन्सरिंग बैंक आपका 35 एंड स्टेट गवर्नमेंट का 15% का होता है, ठीक है। ऐसे ही ऑथराइज कैपिटल आपकी RRB की क्या है 2000 करोड़ की, एंड मिनिमम इशूड कैपिटल आपकी है RRB की 1 करोड़ की। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली सेबी ने लॉन्च किया है सामूहिक प्रतिवेदन मंच, मतलब एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू सिंप्लीफाई द कंप्लायंस फॉर स्टॉक ब्रोकर्स। तो बेसिकली जो ब्रोकर्स आपके अलग अलग मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड होते हैं, तो उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म में कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होती थी। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एक ही पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है जहाँ पे सारे ही आपके जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अवेलेबल होंगे और एक ही जगह पे रिपोर्ट आपको
आपको सबमिट करनी होगी, मतलब जो ब्रोकर्स होंगे उनको एक ही जगह पे रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करनी होगी। तो यहाँ पे डुप्लीकेसी का जो चीज़ होती थी कि हर एक को अलग अलग करना पड़ता था, वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, नाउ आंसर यहाँ पे क्या है कि सेबी ने इसे लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एनएसई के कोलैबोरेशन में से लॉन्च किया गया था। नाउ सेबी की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, which bank recently launched the foreign currency non-resident deposit account and explorer saving account to cater the financial needs of NRIs and seafarers? तो इनमें से कौन सा बैंक है, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने लॉन्च किया है आपका FCNR डिपॉजिट अकाउंट, जो फिक्स्ड डिपॉजिट है बेसिकली आपका, एंड एक्सप्लोरर सेविंग अकाउंट? तो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा इन दोनों को लॉन्च किया गया है और इनका पूरा नाम है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट अकाउंट एंड इक्विटास एक्सप्लोरर सेविंग अकाउंट। नाउ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ करंटली हैं पीएन वसुदेवन। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है चेन्नई, तमिलनाडु में, और 1993 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which fintech company collaborated with SBI Card and Payment Services Limited to launch 2 co-branded credit cards offered on both RuPay and Visa network? तो इनमें से कौन सा फिनटेक कंपनी है जिसने कोलैबोरेट किया है आपका SBI कार्ड एंड पेमेंट के साथ दो आपके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च करने के लिए, जो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, चाहे वो रुपे हो चाहे वीजा हो। ओके, तो इट इज योर फोन पे ने ये कोलैबोरेशन आपका किया है। ठीक है, दो वेरिएंट्स कौन से हैं, फोन पे SBI कार्ड पर्पल एंड फोन पे SBI कार्ड सेलेक्ट ब्लैक, ये दोनों आपके वेरिएंट लॉन्च किए गए थे। नाउ फोन पे की बात करें, इसके करंट सीईओ हैं समीर निगम। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसे 2015 में हम जो है एस्टैब्लिश किया गया था। Now next question है, as per the RBI's provisional data, gross non-performing asset of public sector banks declined to what percentage in financial year 2025, down from the 9.11% in financial year 21? तो recently RBI का provisional data आपका रिलीज किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग जो GNPA है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, ये 5 सालों में कम हुआ है। पहले आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये देखा गया था 9.11%, नाउ इट रिड्यूस टू दी 2.58%। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, 2.58% ये आपका डिक्रीज हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये आपका 2.83 लाख रह गया है और आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये 6.16 लाख करोड़ था। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग जो GNPA है आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, ये भी आपका डिक्लाइन हुआ है। अगर 2018 की हम बात करें, मार्च 2018 की, तो ये 10.36 लाख करोड़ था और अभी दिसंबर 2024 में ये आपका रिकॉर्ड किया गया है 4.45 लाख करोड़ का। नेक्स्ट आपका है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स विच एक्सेसेस द डेप्थ एंड रीच ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन नेशन वाइड इंक्रीज्ड बाय -% इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इंडिया का, वो आपका बढ़ा है 4.3% से। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो इंडेक्स वैल्यू है ये आपकी 64.2 थी इन मार्च 2024 एंड इट इंक्रीज टू दी 67 इन मार्च 2025। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 सेबी रिन्यूड द रिकॉग्निशन ऑफ विच एंटिटी एज अ ऑफिशियल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो रिसेंटली जो आपकी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिकॉग्निशन है वो अभी 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ इसका अभी 31 जुलाई 2025 से इंक्रीज करके 30 जुलाई 2028 तक इसको आपका रिन्यू कर दिया गया है। ठीक है, अदर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ICCL आपका इंक्लूडेड है, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन मेट्रोपॉलिटन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आपके अदर एग्जाम्पल है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के। Now next है, Credex signed a strategic partnership with which bank to bridge the rupees 30 lakh crore credit gap in MSME sector through domestic trade exchange। तो recently Credex ने जो है पार्टनरशिप की है आपके कैनरा बैंक के साथ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब क्रेडेक्स ने एक और MOU यहाँ पे साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ, इंटीग्रेट करने के लिए इनके प्लेटफॉर्म को विद द उद्यम रजिस्ट्रेशन डेटाबेस।
Now next आपको क्वेश्चन है, which of the following statement is are correct as per the World Bank report titled Towards Resilient and Prosperous Cities in India released in July 2025. तो recently वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है एंड इसे बनाया गया है इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ठीक है. नाउ पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं. बाय 2030 इंडियन सिटीज आर प्रोजेक्टेड टू जनरेट 70% ऑफ अ न्यू जॉब. ये पहला स्टेटमेंट है. दूसरा कह रहा है कि अगर हमने कोई अच्छा मेजर नहीं लिया, ठीक है, अच्छे मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए, इन दैट केस फ्लड रिलेटेड लॉस से हमें कितना यहाँ पे मतलब जो हमारे लॉसेज हैं फ्लड से वो कितने पहुंच जाएंगे 2030 तक, $5 मिलियन. नेक्स्ट है आपका कि इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था, इंडियन सिटीज रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग $10.9 ट्रिलियन बाय 2070 डेवलप करने के लिए रेसिलेंट एंड लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट है कि ओनली 10 आउट ऑफ 126 सिटीज हैव कैरिड आउट फ्लड रिस्क असेसमेंट एंड इन्होंने क्रिएट किया है फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स. नेक्स्ट है कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल आर करेक्ट. ठीक है. आप कुछ और पॉइंट्स देखते हैं इस रिपोर्ट से रिलेटेड. पहला स्टेटमेंट है कि इसे प्रिपेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के कोलैबोरेशन से. ठीक है. दूसरा पॉइंट है कि इस रिपोर्ट में आपका कहा गया है ये जो रिपोर्ट है बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन एनालिटिकल वर्क जो कंडक्ट किया गया था सितंबर 2022 से मई 2025 तक एंड वॉज सपोर्टेड बाय द ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये आपका डबल हो जाएगा टू दी 951 मिलियन बाय 2050 एंड ओवर 144 मिलियन न्यू होम्स विल बी रिक्वायर्ड बाय 2070. ठीक है. इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि सिटीज फेस राइजिंग क्लाइमेट रिस्क जैसे फ्लड हो गया, हीट वेव्स हो गया एंड हमें ज़रूरत है $2.4 ट्रिलियन की बाय 2050 एंड $10.9 ट्रिलियन की 2070 तक फॉर योर लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स. ठीक है. नेक्स्ट है हीट रिलेटेड डेट्स जो हैं ये भी आपकी डबल हो जाएंगी टू ओवर 3 लाख एनुअली बाय 2050, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था. इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है इंडिया जो है वो स्पेंड करता है ओनली 0.7% ऑफ इट्स GDP, ये 2018 की यहाँ पे बात की गई है, ऑन अ अर्बन अफेयर्स, सिग्निफिकेंटली लोअर देन द अदर नेशन. एवरेज एनुअल स्पेंडिंग जो हमारी होनी चाहिए वो आपकी $10.6 बिलियन होनी चाहिए. मतलब ये आपकी स्पेंडिंग हमारी हुई थी 2011 से 18 के बीच में. ठीक है. जो हमारी इंक्रीज होनी चाहिए ऐसा यहाँ पे बोला गया था. इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है कि जो एक्सपोजर है टू द डेंजरस हीट ये भी आपका इंक्रीज हुआ है 71% बिटवीन 1983 एंड 2016 के बीच में. ठीक है. इन द इंडियाज 10 लार्जेस्ट सिटी जो आपका बढ़ गया है फ्रॉम 4.3 बिलियन टू 10.1 बिलियन पर्सन आर पर ईयर. ठीक है. ऐसा इस रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन किया गया था. नेक्स्ट इज Which bank has launched India's first biometric authentication solution for e-commerce card transaction? तो जो जैसे हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन करते हैं ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, तो उसके लिए यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन आपका फेडरल बैंक द्वारा लाया गया है. ठीक है. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन. अब यहाँ पे जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपके फॉर एग्जांपल हमने डेबिट कार्ड से की, ठीक है, तो हमें OTP आता है, फिर OTP हम डालते हैं, मतलब 30 सेकंड का यहाँ पे टाइमलाइन आपका रहता है OTP का, फिर आप OTP डालते हो, उसके बाद जाके कंफर्म होके पेमेंट आपकी होती है. ठीक है. तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या सोल्यूशन लाया है, इंस्टेड ऑफ OTP यहाँ पे बायोमेट्रिक आपका जो है फर्स्ट टाइम आपको सेटअप करना पड़ेगा और हर बार सिर्फ आप अपने बायोमेट्रिक से, ठीक है, आप बायोमेट्रिक से चाहे आपका फिंगरप्रिंट हो या फेस आईडी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो और उससे आपकी पेमेंट जो है हो जाएगी. मतलब जो काम 30 से 60 सेकंड में आपका हो रहा था अब ये 3 to 4 सेकंड्स में हो जाएगा, मतलब पेमेंट वाला काम. ठीक है. नाउ आंसर क्या है, यहाँ पे फेडरल बैंक ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है और इस इनिशिएटिव के लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है आपके फिनटेक पार्टनर्स के साथ, M2P एंड मिनकासो पे के साथ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज withdrawn the corrective action plan imposed on which non-banking financial company. तो इनमें से कौन सी NBFC है जिससे जो आपके करेक्टिव एक्शन प्लान है वो हटा दिए गए हैं जो RBI ने इम्पोज किए थे इस पे 2017 में. ठीक है. तो आंसर हियर इज इट इज रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड.
रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड पे जो आपके करेक्टिव एक्शन प्लान इम्पोज किए गए थे आरबीआई द्वारा, वो अब हटा दिए गए हैं। ठीक है, साथ में ही एक और न्यूज़ है आरबीआई की कि आरबीआई ने रिसेंटली लाइसेंस कैंसिल किया है करवर अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक का, जो आपका कर्नाटका का बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट साइन एन अग्रीमेंट विद एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड टू एनहांस इनवर्ट रेमिटेंस सर्विसेज यूजिंग यूपीआई एंड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म। तो आंसर यहाँ पे क्या है कि इंडिया कौन सा आपका डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का जिसने ये अग्रीमेंट साइन किया है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। और इस अग्रीमेंट के तहत जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पर्सन है अमित, ठीक है, वो यूके में जॉब करता है और उसको अपने घर पे पैसा भेजना है। तो इस इनिशिएटिव के तहत इजीली अमित जो है अपने घर पैसा भेज पाएगा। उसको जो चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं वो यहाँ पे कम लगेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, हम जो है सिर्फ एक ऐप का यूज करके जो है पैसा भेज पा रहे हैं। ठीक है, हम पैसा भेज पा रहे हैं इंडिया में, यूके से इंडिया में इजीली पैसा भेज सकते हैं आपकी कोई ऐप यूज करके, प्लेटफॉर्म यूज करके, इंस्टेड ऑफ अगर हम बैंक से भेजें तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो आपका जो पुराना प्रोसीजर होता है अगर उससे भेजें तो यहाँ पे चार्जेस जो है वो ज्यादा लगते हैं। अब यहाँ पे इस इनिशिएटिव के तहत क्या होगा, इजीली जैसे हम अपने फ्रेंड्स को यूपीआई के थ्रू पैसा भेजते हैं वैसे ही यहाँ पे पैसा भेज पाएंगे और ये क्रॉस बॉर्डर में हो पाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। और शॉर्ट टाइम पीरियड पे ये पैसा हम भेज पाएंगे। ठीक है, जहाँ पे 2-3 दिन लगते हैं वहां पे अब आपका विद इन आवर ये काम हो पाएगा। ओके, नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो सिग्नेटरीज यहाँ पे कौन थे, एल के दास जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से हैं, एंड दूसरी तरफ से रितेश शुक्ला जो आपके सीईओ हैं एनआईपीएल के, उनके द्वारा ये अग्रीमेंट जो है वो आपका साइन किया गया था। ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की अगर हम बात करें, इसके डीजी हैं आपके मासाहिको मितोकी, हेडक्वार्टर इसका बर्लिन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1874 में। नाउ नेक्स्ट इज who has been appointed as a director of a central board of Reserve Bank of India by the government of India। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने आपका अपॉइंट किया है डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक का। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक के नए डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिनका नाम है अनुराधा ठाकुर। क्या नाम है इनका, अनुराधा ठाकुर। नेक्स्ट इज BEML signed a memorandum of understanding with which organization to co-develop advanced marine systems under the आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो BEML ने कौन से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है, किस चीज के लिए, को डेवलप करने के लिए एडवांस मरीन सिस्टम को अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो BEML का MOU साइन हुआ है आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। ठीक है, किसके साथ साइन हुआ है, HSL के साथ ये अग्रीमेंट, ये MOU साइन हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है which company recently received approval from RBI to operate as a cross border payment aggregator। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसे आपका रिसेंटली अप्रूवल मिला है आरबीआई से कि वो ऑपरेट कर सकता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सफ्लो। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इस कंपनी का नाम है एक्सफ्लो। इसके अलावा अदर पेमेंट एग्रीगेटर जिनको या अदर आपकी कंपनीज जिन्हें आरबीआई का लाइसेंस मिला हुआ है, एटियन इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड है, अमेजॉन पे है, कैश फ्री पेमेंट्स। ठीक है, ये सारे आपके यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आप जिनके पास जो है लाइसेंस है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर्स का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्वायर द रिमेनिंग 51% स्टेक इन रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इनमें से कौन सी फर्म है जिनको बेसिकली अप्रूवल मिला है सीसीआई के थ्रू कि वो 51% के जो स्टेक्स हैं वो एक्वायर कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इट इज रेनॉल्ट ग्रुप बीवी एंड रेनॉल्ट एसएएस। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Next is, in July 2025, Reserve Bank of India reported that RBI Digital Payment Index rose to 10.7% from 445.50 in March 2024,
what was the updated RBI DPI value in March 2025? तो as of March 2025 जो आपकी DPI वैल्यू है ये हो गई है 493.22%। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ RBI एक और चीज जो नोट करने वाली है, यहाँ पे कभी कभी बेस ईयर जो है पूछ लिया जाता है, तो बेस ईयर आपका DPI इंडेक्स का क्या है, इट इज 2018। ठीक है, बेस ईयर है ये। नेक्स्ट है, which global payment company partnered with Cosmos Cooperative Bank to accelerate digital transformation through advanced and scalable payment solution? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने पार्टनरशिप किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस बैंक के साथ? ठीक है, एक्सेलरेट करने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द एडवांस एंड स्केलेबल पेमेंट सोल्यूशन, मतलब इसके पेमेंट सोल्यूशन के लिए बेसिकली। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वर्ल्ड लाइन ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है, ओके, कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक के साथ। Now next question है, in July 2025, which two global financial institution did LIC sign a $1 billion forward rate agreement to hedge against falling interest rates and stabilize long term return? तो recently LIC ने $1 billion का जो है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट साइन किया है आपकी यूएसए की फर्म के साथ, यूएसए के ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एक तो आपका है JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी, दूसरा है बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन। तो इनके साथ ये अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट आपका फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे एक पार्टी अग्री करती है कि जो है वो बाय करेगी दूसरी पार्टी के बॉन्ड एट अ फिक्स्ड रेट। ठीक है, और यहाँ पे फ्यूचर डेट में बात होती है, जैसे कि अगर एक बार डिसाइड हो गया कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% रहेगा तो 5% ही रहेगा, चाहे आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भले मार्केट में घट रहा हो या बढ़ रहा हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मास्टरकार्ड साइन एन MOU विद टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इट्स स्टेट टू बूस्ट टूरिज्म। तो इनमें से कौन सा आपका स्टेट है जिसके साथ MOU आपका साइन हुआ है मास्टर कार्ड का, ताकि ये टूरिज्म जो है उसको यहाँ पे और बढ़ा सके, एनहांस कर सके? तो इट इज ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ इनका आपका जो है MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल वैल्यू ऑफ अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली सिक्योर्ड बाय द Axis Gates Technology Limited through its subsidiaries for delivering cutting-edge solution in airborne, naval and radar system? तो इनमें से कितना, मतलब कौन सा अमाउंट है या कितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया गया है आपका, ठीक है, किसके साथ? Axis Gates Technology Limited के साथ। इनकी सब्सिडीज के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं और 600 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट ये साइन हुए हैं ताकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है वो दिए जा सके एयरबॉर्न, नेवल एंड रेडार सिस्टम्स के आपके जो फील्ड है इनमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। और ये जो ड्यूरेशन दिया गया है इस प्रोजेक्ट का वो आपका 3 से 5 साल का दिया गया है कि इतने में ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, नाउ यहाँ पे विरूपक्ष रेडार प्रोग्राम जो है बेसिकली ये आपका SU-30 MKI जो है, MK1 जो है, ठीक है, उसमें अपडेटेड वर्जन जो है वो बेसिकली यहाँ पे लगाया जाएगा। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये नया जो है अपडेटेड रेडार सब सिस्टम यहाँ पे तैयार कर रही है SU-30 MKI के लिए। ठीक है, MK1 के लिए। नाउ नेक्स्ट आपका है कि डिजिटल बीम फॉर्मिंग जो है, फॉर्मिंग यूनिट जो है वो डेवलप करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग रेंज बैटल मैनेजमेंट रेडार के लिए। ठीक है, इसकी रेंज आपकी 500 किलोमीटर तक की रहेगी। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिक हैवी वेट टॉर्पीडोज जो है वो डिलीवर करेगी एंड सप्लाई करेगी सोनार सिस्टम्स फॉर सबमरीन्स। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, according to the latest World Economic Outlook released by the International Monetary Fund, what is the India's projected GDP growth rate for financial years 2026 and 2027? तो इनमें से यहाँ पे अभी क्या बोला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आपका रिलीज किया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बेसिकली ये रिलीज किया था और इनके अकॉर्डिंग इंडिया की जो GDP है आपकी फाइनेंशियल ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 2027 की ये प्रिडिक्ट की गई है 6.4%। ठीक है, कितनी प्रिडिक्ट की गई है? 6.4% ये प्रिडिक्ट की गई है। वहीं पे इस आउटलुक में कैलेंडर ईयर की जो GDP है वो भी मेंशन की गई थी, जैसे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका
ग्रो करेगा 6.7% कैलेंडर ईयर 2025 में, और कैलेंडर ईयर 2026 के लिए 6.4% ये आपका मेंशन किया गया है। इसके अलावा वर्ल्ड जीडीपी की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि कैलेंडर ईयर 2025 में ये ग्रो करेगी 3% एंड 3.1% इन द कैलेंडर ईयर 2026। ठीक है। ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो ये आपकी डिक्लाइन होगी 4.2% कैलेंडर ईयर 2025 में, और कैलेंडर ईयर 2026 में ये आपकी 3.6% रहेगी। फाइन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जिसके एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। मेंबर नेशन 190 एंड इसे 1944 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। Now next question है, the Institute of Chartered Account of India, that is ICAI, recently signed MOU with which of the following organization or organizations to promote investor education, global investment awareness and professional development in India's capital market। तो रिसेंटली ICAI जो है इन्होंने MOU साइन किया है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किस चीज के लिए प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टर एजुकेशन, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इंडिया में, इंडिया के कैपिटल मार्केट में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज NSE IFSC, दैट इज NSE इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड, एंड दूसरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इट इज इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन। तो इन दोनों के साथ जो है MOU साइन किया है आपका ICAI ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।